हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विनय दाकड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो राजस्थान की हर कंपटीशन एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा। और आज का अपना वीडियो रहेगा राजस्थान की एनसीईआरटी से, जो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी होती है ना, उनके बारे में व्याख्या लेके आया हूँ। तो ये वीडियो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट हर वैकेंसी के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सी टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी को क्लियर करवाते हैं। तो कक्षा 6 की इतिहास की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, ये सबकी मैं व्याख्या करवाऊँगा। तो आज अपना सेकंड चैप्टर है, क्योंकि कल फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया था अपना, कब, कहाँ और कैसे के बारे में जान लिया था। अब अपना अगला चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसके बारे में अपना सेकंड चैप्टर है ये, कक्षा 6 का इतिहास का। तो उसके बारे में मैं व्याख्या लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो और इसको, ये कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना हमारे अतीत से, इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो ले चलते हैं अपना पहला बिंदु क्या आ रहा है, विभिन्न प्रकार के भोजन। तो कौन कौन से प्रकार के भोजन उपयोग में लिए जाते थे उस समय। तो देखिए क्या दे रखा है। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। तो आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब पड़ती हैं। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मतलब धान की खेती के लिए गेहूँ और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल या विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं। जो किसान है ना, वो विशेष फसल है ना विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो पशुओं को भी वातावरण की आवश्यकता होती है, उनके अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी एवं पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजता जीवित सहजता जीवित रह सकते हैं। स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, तो भेड़ बकरी अत्यधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते थे। स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। आगे देखिए, अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु कौन सा रहा है? खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे अब। दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, तो दुनिया की जलवायु बदलती रहती हैं। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की रक्षा की होगी। तो चिड़ियों और जानवरों से किसकी रक्षा की गई होगी? पौधों की रक्षा की होगी, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और ठीक उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। तो इस प्रकार क्या बन गए? वह कृषक बन गए। आगे देखिए, इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। तो धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा इकट्ठा किया और रखकर जानवरों को आकर्षित किया होगा और उनको पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया, तो वह किसको बनाया गया था? कुत्ते को। तो आपसे पूछ ले, क्वेश्चन बन सकता है कि जंगली जानवरों को पालतू, सबसे पहले जंगली जानवरों को जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो जंगली कुत्ते को पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या बन गए थे? पशुपालक बन गए थे।
तो ऐसे उन्होंने पशुओं को आकर्षित करने के लिए चारा डाला, तो इसलिए वो क्या बन गए, पशुपालक बन गई होंगी। आगे देखिए बसने की प्रक्रिया। अब वो उन्होंने बसने की प्रक्रिया कैसे अपनाई उनके बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट कौन सा रहा है, बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। तो अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमारी होने की संभावना कम हो, जिन जो मतलब मजबूत हो, उनकी बीमारी नहीं होने की संभावना कम हो, तो अक्सर उन्हीं पौधों को क्या करते थे, संभाल के रखते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनकी गुणवत्ता सुरक्षित रह सके। तो ऐसे पौधों को वो अगले साल उगाने के लिए रख सकते थे क्योंकि उनकी गुणवत्ता समाप्त न हो। आगे देखिए बसने की प्रक्रिया में आगे देखिए उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम ये अहिंसक का मतलब जो मारते वारते नहीं थे, तो उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों और कृषि के लिए अपनाए गए पौधों जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। मतलब जो जानवर पालते थे ना, उनके दांत और सींग छोटे होते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम वास्तव में आज हम अब भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे पहली फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। तो कृषि के लिए अपनाए गए सबसे पहली फसलों में कौन आता है, गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवरों में कुत्ता आता है। तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, कुत्ते को। और जो कृषि के लिए अपनाई गई फसल थी वो प्राचीन फसलें, उनमें से सबसे पहले किसको अपनाया गया था, गेहूं और जौ को अपनाया गया था। कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। सबसे पहले तो कुत्ते को बनाया गया था, फिर उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया था। आगे देखिए एक नवीन जीवन शैली। अब एक नवीन जीवन शैली के बारे में देखेंगे कि उनके कौन कौन से रहने के जो साधन थे उनके बारे में देखेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या खोदा था, जमीन में गड्ढा खोदा। तो आगे देखिए जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है अपना, जानवर बच्चे देते थे। क्या देते थे, जानवर बच्चे देते थे। जानवर बच्चे देते थे। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता था जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था और दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। तो जानवरों से अपन को मांस भी मिलता था और पशुपालन पालने का एक अच्छा तरीका था। तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। तो ये चीज़ें दे रखी है। बीज के रूप में, खाद के रूप में अनाज के उपयोग। तो बीज के रूप में करते थे, अनाज का उपयोग खाद के रूप में करते थे।
उपहार के रूप में कर देते हैं, भंडारण के रूप में कर देते हैं। एनिमल सिक्योरेस, ये चिकन बनी ऐसे बनाते थे पहले। तो आगे देखिए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानें। तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानें। मानचित्र देखो, मानचित्र दे रखा है नहीं इसमें, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातात्विक विदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पश्चिमी क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो पुरातात्विक विदों की कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। कहाँ कहाँ से मिले, इसको जूम कर लेते हैं। भीमबेटका, मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये ऐसे मुंबई ऐसे चित्र दे रखे ना, इनाम गांव, तो यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में देखते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे दी तालिका में तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलेंगे। तो जब पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष कहाँ कहाँ मिलेंगे, अनाजों के बारे में कहाँ कहाँ जानकारी मिलेगी, तो आगे तालिका दे रखी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को अपन यहीं करते हैं समाप्त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन दबाना जरूर भूले ना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको तुरंत हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसको तुरंत देखना और लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राम राम जी।